कि हम आज वो हैं जो हम सोचते हैं, और विचार महत्वपूर्ण है, शब्द गौड़ हैं। तो अच्छा सोचिए जो आपको आगे तक ले जाए। विचार हमेशा आगे तक आपको ले जाते हैं। राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला हुआ था और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी थे, 5 आतंकवादी थे, और सुबह का समय था, एक ब्लास्ट की सूचना आई, उस पर हम लोगों ने रिएक्ट किया। एक जॉइंट मुठभेड़ हुई सीआरपीएफ के साथ, एक संयुक्त मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। अपराध में जो जितनी एक ये स्टैटिस्टिक है, अपराध में जितनी मृत्यु हुई है उससे कई गुना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु होती है। स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ हमारे पास पहले से ही हैं, ये हम ही हैं कि अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि अंधकार है। तो स्वयं को पहचानिए और स्वयं पर विश्वास करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। दिस इज़ देवेंद्र राठ और आज मैं हूँ वाराणसी, धर्मनगरी वाराणसी में, जहाँ पर पावन नदी गंगा बहती है। सो आज हम मिलने वाले एक खास शख्सियत आईपीएस राजीव नारायण मिश्र सर से, जो कि 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स हैं। सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड एंड प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस एंड मैनी मोर्स अवार्ड मिले हैं। तो आज खास शख्सियत से जानेंगे, उनकी जुबानी, उनके बारे में डिटेल में हम कवर करेंगे कि उनकी जर्नी अभी तक की कैसी रही है, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और आगे उनसे जानेंगे कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। ओके सर, सो सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि स्कूलिंग आपने कैसे की, देन ग्रेजुएशन किया और सिविल सर्विसेज के बारे में कैसे सोचा, क्योंकि उस टाइम पे अगर देखा जाए 2010 में आपका सिलेक्शन हुआ है सर, उस टाइम पे देखा जाता था कि बहुत कम लोग ही ग्रेजुएशन किए होते थे, जो 10वीं 12वीं कर लेते थे तो माना जाता बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। तो सर बताइए सर जर्नी के बारे में। थैंक यू देवेंद्र जी। वेलकम। स्टूडेंटो प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी व्यूअर्स को, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जहाँ तक मेरी जर्नी का आपने प्रश्न रखा है, मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की भी साथ मैंने अपनी इस कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी की। चूँकि मेरे फादर प्रशासनिक सेवाओं में थे तो मेरे मन में भी था कि मैं शासकीय प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं, और उसी क्रम में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद इस एग्ज़ाम्स की तैयारी की, और मैं फॉर्चुनेट रहा कि मुझे पुलिस सेवाएं मिली और मैं पुलिस सेवाओं में अपना योगदान दे रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अंग हूं, जिसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस करता हूं। और निश्चित तौर पे हर युवा जब अपना भविष्य तय करता है तो वो एक प्लानिंग करता है कि उसको आगे क्या करना है। मैंने, चूँकि मैं कानपुर बेस था, तो मैंने जब क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीकॉम किया, उसके बाद एमकॉम में एडमिशन लिया, तो साथ साथ फिर एक मन में था कि मुझे भी शासकीय सेवाओं में जाना है, और मैंने कॉम्पिटिशन्स की पढ़ाई प्रारंभ की। जहाँ तक एक प्रश्न हर युवा के मन में रहता है कि क्या ड्यूरेशन रखें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि लगभग ये मान के चलें कि आपको 8 से 12 महीने एकदम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इन स्टडीज़ को करना पड़ता है। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे लेक्चरशिप पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर में अध्यापन का भी मौका मिला। तो उसका एक मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे एक तो राइटिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप हुई, किस प्रकार से मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चूँकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको फैक्ट बताऊँ कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया तो उसके बाद जब मैं बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने गया, तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से एक ये चैलेंज होता है कि आप पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले की जब एज में बहुत अंतर ना हो, तो निश्चित तौर पे चैलेंज होता है, और माहौल भी हो जाता है। जी। तो उसके लिए मैंने लगभग एक लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मुझे 5 घंटे का समय लगता था। जब 5 घंटे, जब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर जो 45 मिनट्स का पीरियड होता है, जिसमें आपको लगभग 35 मिनट्स बोलना होता है, तो 5 घंटे की प्रिपरेशन के बाद आप उसको डिलीवर कर पाते हैं। राइट सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भी, फादर आपके सिविल सर्विसेज में रहे हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से आपकी हेल्प करी है आपके ये क्या कहते हैं अचीवमेंट को पाने में? मेरे घर में थोड़ा सा एक प्रशासनिक माहौल शुरू से रहा है। मेरे फादर, उसके बाद 4 फादर, सभी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं, और उसका एक निश्चित तौर पे एक फ़ायदा भी मिलता रहा है, एक मोटिवेशन भी मिलता रहा है।
और वो समय समय पे मुझे गाइड भी करते थे। और मुझे बचपन का याद है कि जो इंग्लिश पेपर होता था उसका एडिटोरियल वो स्वयं पढ़ते थे और मुझको बताया करते थे कि ये चीज़ें इस एडिटोरियल है, एडिटोरियल की समरी वो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि उन चीज़ों को करते थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है। मेरे पेरेंट्स इस वक्त नहीं है, मदर भी नहीं है। मदर भी अपने समय की MA साहित्य रत्न थी, डबल MA थी, माने 2 सब्जेक्टों में परास्नातक थी। और महादेवी वर्मा जी की वो शिष्या रही हैं। उस समय उन्होंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया जब महिलाओं को घर से निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल माना जाता था। तो घर में एक वातावरण था, हिंदी का ज्ञान मुझे उनसे मिलता था और इस प्रकार की चीज़ें मुझे अपने पिता से मिली हैं। वो अलग अलग समयों पर अपने इस पूरे कैरियर के दौरान वो चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। राइट सर। सो सर, यूनिफॉर्म का एक अलग ही जज्बा होता है या फिर अलग ही चमक होती है। कहा जाता है कि जो यूनिफॉर्म के सितारों की चमक होती है जो रियल सितारे उनसे भी ज़्यादा होती है। सर, आपने पहले से सोच रखा था कि आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है या फिर आपका जब रिजल्ट आया उसके बाद आपने डिसाइड किया? देखिए कि हर व्यक्ति का एक, चूँकि जैसा कि हम जानते हैं कि UPSC हो चाहे स्टेट सर्विसेज हो, वहाँ पर 2 ही चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, एक मेरिट और आपकी वरीयता। मेरिट लिस्ट में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपने क्या प्रेफरेंसेस दिए हैं। तो मैं फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरा पुलिस में आना पूर्व नियोजित नहीं था। वो मेरिट के आधार पर जहाँ पर मैं स्टैंड किया और वहाँ पे मुझे पुलिस सेवाएं आवंटित हुई। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि पुलिस का एक अपना चार्म है, पुलिस का अपना एक पैशन है। पुलिस के प्रति लोगों का, पुलिस का कार्य ऐसा है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करती है। राइट सर। तो चाहे किसी भी फील्ड का, अलग डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कभी भी कोई क्राइसिस होती है तो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाती है। चाहे मेडिकल से भी रिलेटेड हो, अगर एक्सीडेंट का केस है तो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में पहले जाएगी, उसको लेके जाएगी, तब हॉस्पिटल में मेडिकल का काम शुरू होगा। तो इस प्रकार फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने की वजह से पुलिस को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी विक्टिम की, किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने की स्थिति में होती है, चाहे वो किसी अन्य डिपार्टमेंट से संबंधित भी कार्य हो। और उसके बाद जो उसको एक जॉब का सेटिस्फेक्शन है वो अन्य सेवाओं से कहीं अधिक है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करने के बाद जब वो जॉब सेटिस्फेक्शन आता है तो वो अन्य सेवाओं में नहीं मिलता। और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि मुझे पुलिस सेवाएं आवंटित हुई और मैं पुलिस सेवाओं में योगदान दे रहा हूँ, किसी अन्य विभाग में नहीं गया। ओके, सो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप फुली सेटिस्फाई हैं पुलिस सर्विसेज से। सो सर, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, देन आपको पता चला कि आप पुलिस सर्विसेज के लिए जा रहे हो, तो चैलेंजिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पुलिस सर्विसेज की जो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग है वो IAS से काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें फिजिकल ज़्यादा करवाया जाता है। तो सर, उस टाइम पे फिर कैसे आपने स्टार्ट किया अपना जर्नी को कि इसके बारे में बताइए सर, कि जब आप ट्रेनिंग में गए वो एक्सपीरियंस बताइए, देन फिर आपकी ज्वाइनिंग होने स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ के सर्व किया? देखिए, पुलिस का कार्य जैसा मैंने अभी पहले कहा कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए पुलिस में हर स्तर के अधिकारी, चाहे और आरक्षी से लेके जिले के कप्तान तक, सारे विभिन्न स्तरों पर एक ट्रेनिंग का एक शेड्यूल निर्धारित है और एक लंबा शेड्यूल है जिसमें आउटडोर, इंडोर और सभी प्रकार का एक्सपोजर आपको कराया जाता है। चूँकि ये डिसिप्लिन एक अनुशासित बल है, तो इसमें जब तक एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो आदमी जो भी है बाहर से जब आता है तो वो एक्लेमेटाइज नहीं होगा। और चूँकि कमांड एंड कंट्रोल पे सारा, एक कमांड पे बहुत सारी चीज़ों को करना होता है, तो ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और उसमें निश्चित तौर पे ट्रेनिंग कोई भी हो, पुलिस की ट्रेनिंग विशेषकर या और आर्मी की ट्रेनिंग या इस प्रकार की जहाँ पर यूनिफॉर्म फोर्सेस का मामला है, वहाँ की ट्रेनिंग निश्चित तौर पर टफ होती है। और लेकिन एक बार आदमी में अगर जब पैशन की बात, जैसे आपने कही, पैशन के साथ अगर हम जब जोड़ के देखते हैं तो वो ट्रेनिंग फिर वो उसके एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है और वो उसमें वो अच्छे ढंग से उसको एंजॉय करते हैं और करते हैं और गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको एक अंदर से गौरव की अनुभूति होती है कि भाई मैं एक बड़े बल का हिस्सा हूँ, एक पीछे आपके बड़ा संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो वो जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जॉब का, वो आपको अंदर से एनर्जी और उत्साह, उमंग देता है और आप परफॉर्म करते हैं। राइट सर। नॉर्मली सर यूनिफॉर्म को इमोशंस की तरह देखा जाता है, चाहे वो NCC कैडेट हो या फिर कांस्टेबल की या फिर कोई पुलिस ऑफिसर्स की। तो सर, जब आपको यूनिफॉर्म मिली तो क्या सर अपने पेरेंट्स के साथ अपने कुछ ऐसा कुछ मोमेंट्स होता है जो शेयर किया हो कि हाँ मैं इसके लिए चाह रहा था, मुझे मिली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कैसे आपने? निश्चित तौर पे जब सफलता मिलती है तो
अंदर से आपके आंसू जो है वो खुशी के आंसू आते हैं। तो वो, और जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो निश्चित तौर पे वो एक ऐसा क्षण होता है, वो क्षण अद्भुत क्षण होता है जिसको कि शब्दों में व्याख्यान करना कठिन है। उसका अनुभव किया जा सकता है, या जो लोग देख रहे होते हैं वो उसको महसूस कर सकते हैं। वो आनंद के क्षण होते हैं और वो बहुत अच्छा समय होता है कि जब आप किसी उद्देश्य के लिए आप लगे हों और आपका लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हों, तो वो क्षण अविस्मरणीय क्षण होते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उन क्षणों का साक्षी बना हूँ। मेरा परिवार बना है, मेरे इष्ट मित्र बने हैं, मेरे गुरुजन बने हैं, तो वो क्षण हमेशा स्मरणीय है। ओके, सो सर जो चैलेंजिंग जर्नी स्टार्ट होती है जब आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी, तो सर कहाँ कहाँ पे आपने सर्व किया, किस किस पोस्ट के लिए गए सर, इसके बारे में थोड़ा सा मेरी विभिन्न पोस्टिंग रही हैं इन सर्विस पीरियड के दौरान। और वाराणसी जहाँ आज हम बैठे हैं, मेरी शुरुआत भी काशी से हुई। काशी के बाद मैं अयोध्या रहा। अयोध्या के बाद मुझे बरेली के उपरांत मेरठ, उसके बाद एनसीआर में मैंने विभिन्न संगठनों में योगदान दिया। एसपी ट्रैफिक के रूप में काम किया, एसपी एटीएस के रूप में काम किया, एसपी एसटीएफ के रूप में काम किया, पावर कॉरपोरेशन में काम किया, फिर एसपी कुशीनगर के रूप में काम किया, एसएसपी एसटीएफ के रूप में काम किया, डीजीपी ऑफिस में योगदान दिया और आज कमांडेंट 34th बटालियन के रूप में पीएससी में अपना योगदान मैं दे रहा हूँ। ओके, सो सर आपकी काफ़ी लंबी जर्नी हो गई अभी तक। तो सर इतने बड़े बड़े पोस्ट पर आपने सर्व किया है, तो सर एक्सपीरियंस पूछा जाए तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? सभी विभागों का अलग अलग अनुभव है। मुझे देखिए, क्राइम पुलिस का, हर पुलिस के बहुत सारे काम में बेसिक काम ये है कि हमारा जो अपराध है, अपराधों की हम रोकथाम करें, अपराधियों को पकड़ें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। इसके अलावा मेरा एक फोकस अवश्य अपने इस पूरे करियर के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट पे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपराध में जो जितनी, एक ये स्टैटिस्टिक है, अपराध में जितनी मृत्यु हुई है उससे कई गुना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु होती है। अगर हम किसी फिगर की बात करते हैं कि अगर हम 2020 का जो मेरे दिमाग में जेहन में फिगर आ रही है कि लगभग 3.5 लाख एक्सीडेंट्स हुए और उसमें लगभग 1,33,000 से ज़्यादा लोग असामयिक मृत्यु के शिकार हुए। उसमें जब उसकी एनालिसिस की गई तो पाया गया कि 60% लोग जो है ओवर स्पीडिंग से मरे। मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, मैं उनसे कहूँगा कि कभी ओवर स्पीडिंग ना करें। जो स्टैटिस्टिक कहती है ग्लोबल जो एक्सीडेंट्स हैं उसका 11% हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये डेथ टोल बहुत बड़ा है। 1,33,000 लोग असामयिक प्रत्येक वर्ष मृत्यु के शिकार हो रहे हैं और जिसमें 60% रीज़न ओवर स्पीडिंग का है। तो हमको ये ज़रूर देखना है कि जब हम कभी अपने कहीं किसी डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं तो हम बफर टाइम लेके और अवश्य चलें। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम ओवर स्पीडिंग ना करें और ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, तो बहुत सी बात है। तो ये मेरा एक फोकस रहा है और मैंने अपना कंट्रीब्यूशन जिन भी अपने सर्विस के दौरान इस चीज़ों को फोकस करते हुए ज़रूर रखा है कि ट्रैफिक जहाँ पर मैं रहूँ ट्रैफिक के रूल्स फॉलो हों और डेथ टोल कम आए। और इसका मुझे अचीवमेंट भी मिला नोएडा में एज एसपी ट्रैफिक, जो जब हम लोगों ने वहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया, ई इन्फोर्समेंट किया, तो डेथ टोल में ड्रेस्टिक डिक्रीज हमने देखा। स्टैटिस्टिक है, आज भी अवेलेबल है कि संख्या में कमी आई। राइट सर, आपने सर बहुत ही अच्छे काम किए हैं सर, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो सर अवार्ड्स बताइए कि सर आपको किस काम के लिए क्या अवार्ड्स मिला है सर? देखिए, पुलिस का कार्य चुनौतीपूर्ण है और इसमें जो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी वर्ष 2005 5 जुलाई का घटनाक्रम है। राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला हुआ था और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी थे, 5 आतंकवादी थे और सुबह का समय था, एक ब्लास्ट की सूचना आई, उस पर हम लोगों ने रिएक्ट किया। एक जॉइंट मुठभेड़ हुई सीआरपीएफ के साथ, एक संयुक्त मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। वो जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग थे। बड़ी संख्या में AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर, वेपन्स, ये रिकवरी हम लोगों ने की थी। और सबसे उस पूरे इनकाउंटर का सबसे पॉजिटिव ये चीज़ था कि कोई भी पुलिसकर्मी इंजर्ड नहीं हुआ था। यदि जैसे पार्लियामेंट अटैक में हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी शिकार हो गए थे, असामयिक मृत्यु के शिकार हुए, लेकिन हम लोग फॉर्चुनेट थे कि उस स्थल पे इस बड़े टेररिस्ट अटैक में कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे सीआरपीएफ का हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, कोई भी हताहत नहीं हुआ था और सक्सेसफुली हम लोगों ने उस ऑपरेशन को किया था। उसके लिए मुझे महामहिम राष्ट्रपति भारत द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया। और उसके बाद एक अवसर और आया कि महामहिम राष्ट्रपति भारत का सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुआ। डीजीपी महोदय की जो कमेंडेशन डिस्क हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम मुझे प्राप्त हुई। और हर पुलिसकर्मी के लिए जिसके कार्यों को सरकार द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति भारत द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सराहा जाता है तो निश्चित उसको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और गौरव की अनुभूति भी होती है। ओके,
सो सर, जैसे कि देश के प्रथम नागरिक से आपको अवार्ड मिला है सर, तो सर उस टाइम पे आपके क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थे सर? एक गौरव की अनुभूति हर वर्दी वाले को होती है जब उसके कार्यों को सराहा जाता है, नवाजा जाता है। और मुझे भी मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी ये क्षण अवसर मिले, मैं परिवार के साथ उन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ। और बहुत ही एक गौरव की अनुभूति ही होती है कि जब लगता है कि हमने जो किया, डिलीवर किया, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। और आपको जो वर्दी है, वर्दी की शान में लगता है कि बढ़ी, और ज़्यादा उत्साह उमंग के साथ आगे परफॉर्म करने का एक जो विल पावर है, एक आपकी इच्छा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति में संचार होता है, बढ़ती है कि आगे मुझे और अच्छा डिलीवर करना है। राइट सर, जैसे कि बार बार हम बात करते रहे कि पुलिस की जो सर्विसेज है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो सर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि काफ़ी मतलब ऐसे होते हैं जो काफ़ी हताहत होते हैं, काफ़ी मतलब ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हमको झंझोर देने वाले होते हैं। तो सर उस टाइम पे अपने आप को सर कैसे मैनेज करते हो सर ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में सर? देखिए, जो पुलिस के चैलेंजेस हैं वो हर दिन पुलिसकर्मी के साथ नए चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ता है। अगर हम उसके रीजंस पे जाएं तो जो BPRD है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसने एक स्टैटिस्टिक जारी की कि जो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो है, PPR, वो प्रति 1000 व्यक्ति पे 195 कर्मियों का है। प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे 195 पुलिसकर्मी हैं। और जब आप ये देखते हैं कि ये संख्या कितनी छोटी है, कम है, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव हमको नीचे भी देखना मिलता है कि उनके पास, पुलिसकर्मियों के पास वर्क प्रेशर होता है, ओवरबर्डनड होते हैं। जब प्रेशर होगा, ओवरबर्डनड होंगे, तो रिस्पांस टाइम पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी जो उपलब्ध संसाधन है उस पर आप देखते हैं कि जैसे 112 है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इतना अच्छा रिस्पांस टाइम है कि हर जगह उसको अप्रिशिएशन मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस चीज़ों को लेकर फोकस है कि भाई किसी भी प्रकार से अपराधियों पर कड़ा हम लोग शिकंजा रखें, और उत्तर प्रदेश पुलिस उसमें कामयाब भी है। पहली चीज़, जैसे मैंने आपको ये कहा कि PPR हो गया। सेकेंडली, अगर हम कहते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है। पुलिस के फंक्शंस पे लोग कहते हैं कि पुलिस का कार्य जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना पुलिस बल को अच्छा माना जाएगा। तो बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। फिर व्यवहार की बात आती है कि पुलिस कर्मियों का व्यवहार अच्छा हो, तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हम लोग लगातार, चाहे PSC में हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, लगातार अपने कर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं कि उनका आचरण और व्यवहार की कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की, क्राइम का पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो तो हम इंटीग्रेटेड। राइट सर जी। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि पुलिस को डेली ट्रेनिंग दी जाती है, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है कि उनका व्यवहार सही रहे। तो सर कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जैसे कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, और इसमें आपको क्या मेजर इशू लगते हैं कि क्राइम बढ़ रहा है तो क्या कारण है? जैसे कि ये भी हो सकता है कि ड्रग्स हो गया, या फिर कुछ ऐसे नशीले पदार्थ का यूज़ करना हो गया, या फिर एक चीज़ ये भी है सर कि अनएम्प्लॉयमेंट भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि खाली रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसे में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? देखिए, मैं इसके लिए ये कहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक कमिटमेंट के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगे रहना है। हो सकता है बहुत बार आपको सफलताएं एक बार में ना मिलें, बहुत बार आपको जो आपकी इच्छाएं हैं उसके अनुरूप रिजल्ट्स ना आए, लेकिन आपको अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ना है और उसको परसू करना है। राइट। यहाँ पर मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ हमारे पास पहले से ही हैं, ये हम ही हैं कि अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि अंधकार है। तो स्वयं को पहचानिए और स्वयं पर विश्वास करिए। आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ओके सर। सो सर नॉर्मली अगर हम देखें तो कभी कोई प्रोटेस्ट हो गया, कभी कोई चीज़ को लेकर लोगों की डिमांड हो गई, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस बल सबसे आगे रहता है और पुलिस ऑफिसर्स भी जाते हैं, उनको कन्वेंस करते हैं। तो सर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो, जहाँ जो कि स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द हमारे सब्सक्राइबर सारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो कल को अगर वो ऑफिसर बनते हैं तो ऐसी चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं सर? देखिए, ये जो ट्रेनिंग की बात है कि पुलिस की लंबी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग्स में हम लोगों को नेगोशिएशंस करने की स्किल्स भी बताई जाती हैं। जो अगर इस प्रकार का कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो उसकी एक बलवा ड्रिल है, एक स्टैंडर्ड ड्रिल है कि हम उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, संवाद करेंगे। उन ड्रिल को फॉलो करते हुए हम उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है कानून के नियमानुसार है उसको करने की कोशिश करते हैं। और वो आपको वहाँ पर संयम से ही काम लेकर, आप चूँकि वो भी हमारे बीच के हैं और उनकी कोई ग्रीवांस है तो ग्रीवांस रिड्रेसल अगर हम कर लेंगे और तो अगर उसका कोई सही हल उनके पास तक पहुँचेगा, या अगर वो कहीं से कन्फ्यूज्ड हैं
या किसी प्रकार से मोटिवेटेड है, तो उनको उनका कन्फ्यूज़न हम दूर करने की स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पे वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और बहुत कम ऐसी स्थितियाँ होनी चाहिए कि हमको कहीं पर यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़े। लेकिन कभी कोई इसी पर अगर आमादा है, कोई असामाजिक तत्व है और वो पहले से इंटेंशन बना के ये सरकारी संपत्ति को या जनहानि पहुँचाने का उद्देश्य रखता है, तो उसके प्रति हम लोग जो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई भी करते हैं। राइट सर। सो सर, जैसे कि आपने अभी बताया जर्नी के बारे में, जब सर ये जो ट्रांसफ़र बार बार होते रहते हैं, तो सर जो नई जगह पे जब आप जाते हो तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे कंफर्ट बनाते हो सर? देखिए, ट्रांसफ़र जो है वो हर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एक प्रक्रिया है। जब सर्विस में आता है तो उसको मालूम है कि हमको विभिन्न स्थानों पर जाना है। तो लेकिन निश्चित तौर पे जब एक जगह आप रहने लग जाते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, एक परिवार बन जाता है, चाहे आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ हो। यहाँ पर मैं सबॉर्डिनेट स्टाफ के लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो हमारे नीचे नहीं होते, दे वर्क विथ अस। तो हम लोग उस स्पिरिट से काम करते हैं, एक फैमिली के रूप में काम करते हैं, टीम के रूप में काम करते हैं। तो जब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहाँ से जाने का कष्ट ज़रूर होता है कि भाई हम इतने दिनों से यहाँ जुड़े थे, वो आपका स्थान जो है, वो घर, वो लोग, वो ऑफिस, वहाँ से इमोशनल अटैचमेंट हम लोगों को महसूस होता है। लेकिन चूंकि ये शासकीय प्रक्रिया है, शासकीय सेवक के लिए ये अनिवार्य अंग है कि आया है तो उसको स्थानांतरण उसका होगा। लेकिन उन कष्ट के साथ हम लोग नई जगह पर जाते हैं, फिर वहाँ पर फिर नया परिवार बनता है और इस प्रकार हमारा जो परिवार है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो एक वृहत्तर परिवार होता जाता है। और हम लोग पुराने लोग जहाँ से जाते हैं वो लोग भी जुड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ पर मैं रहा वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं, उनके फ़ोन आते हैं, हम भी उनको उनके सुख दुख में जाने का प्रयास करते हैं, हाल लेने का प्रयास करते हैं। राइट सर। सो सर, आपका इतना बिजी शेड्यूल है जैसे कि मैंने देखा आज, तो सर इतने बिजी शेड्यूल में अपने आप को कूल कैसे रख पाते हो सर? देखिए, धीरे धीरे बेसिकली ये भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है कि भाई आपको काम भी करना है, इंडोर भी करना है, आउटडोर भी करना है, फैमिली को भी टाइम देना है। और वही एक आपकी ड्यूटी भी है। ड्यूटी आपकी अपने जॉब के प्रति भी है, आपके परिवार के प्रति भी है, और आपका जो बृहत्तर परिवार है, पुलिस फैमिली है, उसके प्रति भी है। तो उसमें एक बैलेंस बना के प्रयास होता है। और एक बार जब बैलेंस बन जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, आप सारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं। राइट सर। जैसे कि आपने बताया कि फैमिली को भी टाइम देना होता है। सो जैसे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते थे, जैसे कि आपके माँ भी पढ़ाते थे, फादर भी आपको गाइड करते थे, तो क्या आप भी अपने बच्चों को गाइड कर पाते हो ऐसे? जी, प्रयास रहता है। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जितना उन्होंने मेरे साथ समय दिया उतना समय हम नहीं दे पा रहे। उनकी सर्विसेज थोड़ा सा डिफरेंट थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो वो समय निकाल के उन्होंने समय दिया। तो वो कभी मुझे भी मन में ही टीस देती है कि भाई जितना मुझे भी डिलीवर करना चाहिए था मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रयास रहता है, प्रयास इस बात का रहता है कि उनको भी मैं चीज़ें बताऊँ। और इस मामले में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी धर्मपत्नी दीपिका है, वो इस कमी को वो ज़्यादा पूरा करती हैं। वो उनका चूँकि थोड़ा अध्यात्म के प्रति रुचि ज़्यादा रहती है, तो वो उन चीज़ों को उन बच्चों को संस्कार में डालने का प्रयास लगातार करती रहती है। जैसे कि टाइम की बात की कि सर आपके पास टाइम नहीं रहता है, और पुलिस सर्विसेज मानी जाती है कि 24 घंटे की जॉब है, कभी भी काम आ सकता है, कभी भी कहीं जाना पड़ सकता है। अपने आप को इस चीज़ के लिए कैसे मेंटली मतलब स्टेबल रखते हो सर? ये भी ट्रेनिंग जब हम लोग करते हैं तो ट्रेनिंग एक लंबा प्रोसीजर है और प्रक्रिया है। तो अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमको वही फटाफट वर्दी पहननी है, तो 1 मिनट में हमने वर्दी पहन ली, फटाफट करते करते वर्दी पहनते हुए ही बात करते हुए चलते चले गए। और हर पुलिसकर्मी इस बात के लिए अभ्यस्त होता है कि शॉर्ट कॉल पे उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। चूँकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम तभी अच्छा होगा कि जब हम क्विक एक्शन करें, क्विकली हम अपना चीज़ों को समझते हुए हमको स्पॉट पे पहुंचना है, विक्टिम को रिलीफ देना है, कोई एक्सीडेंटल पर्सन है उसको इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ देना है। तो अगर हम अच्छा समय, हमारा रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे विक्टिम जो है सफ़र करेगा, और किस डिग्री तक सफ़र करेगा नोबडी नोज़। तो इसलिए एक रिस्पॉन्स टाइम के लिए हम लोगों की जो प्रैक्टिस है, ड्रिल है, वो उसी में हम लोग एक आदत के अनुसार उसको करते जाते हैं, और प्रयास यही रहता है कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम हमेशा अच्छा रहे। राइट सर। सो सर, बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो सारे यूपीएससी के, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो सर नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट्स है सिविल सर्विसेज को एक सपने की तरह देखता है, जॉब की तरह नहीं देखते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं आना होता है, कहीं ना कहीं देश को सर्व करना होता है। तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को, वो किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को अभी से डेवलप करना स्टार्ट करें इन सर्विसेज के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इसमें फिर मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहा हूँ कि हम आज वो हैं जो हम सोचते हैं, और विचार महत्वपूर्ण है, शब्द गौड़ हैं। तो अच्छा सोचिए जो आपको आगे तक ले जाए, विचार हमेशा आगे तक आपको ले जाते हैं।
तो और कमिटमेंट आपको बहुत आवश्यक है। आपको अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। उद्देश्य में अगर सफलता नहीं मिली है तो आप उद्देश्य को मत परिवर्तित करिए, अपनी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति को परिवर्तित करिए, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। मैं यही कह सकता हूं और मेरी शुभकामनाएं सभी स्टूडेंटों प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े सभी व्यूअर्स को, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, स्टेट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही शुभकामनाएं देता हूं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी ओवरऑल जर्नी को आपके साथ में पॉइंट वाइज पॉइंट यानी कि डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।